चलिए नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है आपको? हाँ, रितिका, अरुणा, अनीता, राजू, सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा, पहले का आ होगा। जानवी विश्वकर्मा जी ने जवाब दे दिया है, पहले का आ होगा, है ना। सुनो, पहले थोड़ी सी बात सुन लो। एमपी टेट, है ना, वर्ग एक, पात्रता परीक्षा 2018 का ये नोटिफिकेशन था और 9 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था। 9 फरवरी 2019 को इतिहास विषय का पेपर हुआ था, हिस्ट्री का। ठीक है। अब जो वर्ग दो के स्टूडेंट है ना, उनको लगेगा सर ये तो सब हमें आता है ना। ऐसा मत सोचना तुम कि तुम्हें सब आता है, क्योंकि तुम्हें मेंस की भी तैयारी करनी है ना। हाँ, वर्ग दो के स्टूडेंट, उनको ऐसा लगेगा कि हमें सब आता है, लेकिन उसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो तुमसे नहीं बनेंगे, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। पहला सवाल पूछा गया है कि द रूरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नादिर शाह इन्वेशन वास, मतलब कहने का कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तब उस समय भारत पर रूल कौन कर रहा था, भारत पर शासक कौन था, है ना। तो भारत पर शासन करने वाला कौन था? नादिर शाह। सबसे पहले तो ये बात समझ गए तुम कि एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका पेपर 2019 में हुआ था, 9 फरवरी के दिन। हिस्ट्री का ये पेपर है। आप चाहो तो पेपर साइड में डला हुआ है, ईएसबी की साइड में डला हुआ है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। वही पेपर मैं आपको यहां पर आज कराने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था, ताकि हमें यह तो पता चले कि सवाल आखिर किस स्तर के पूछे जाते हैं। और सवालों का स्तर मैं आपको बढ़ाकर ही पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना उस चीज से। अब अगर बात करी जाए सबसे पहले नादिर शाह की, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा नादिर शाह है कौन। तो नादिर शाह ईरान का है। इसे हम ईरानी आक्रमणकारी कहते हैं, है ना। आक्रमण करने आया था ये, ईरानी आक्रमणकारी कहते हैं। ठीक है। ईरानी आक्रमणकारी कहते हैं, ईरानी आक्रमणकारी है नादिर शाह। और नादिर शाह के संबंध में यह भी बोला जाता है कि ये ईरान का नेपोलियन है। जैसे फ्रांस में नेपोलियन पढ़ा था, वैसे ईरान का नेपोलियन है। ये कहां का नेपोलियन है? तो ईरान का नेपोलियन है। अब पूछा जाए कि सर आप आक्रमणकारी बोल रहे हो, है ना, तो इसने कब आक्रमण किया? तो अगला सवाल ये बनता है कि जो ईरानी आक्रमणकारी थे इन्होंने कब आक्रमण किया। तो मैं अगर कब आक्रमण का जवाब देता हूं तो इन्होंने कब आक्रमण किया, तो जवाब आएगा कि इन्होंने 1739 में आक्रमण किया। अब 1739 के समय में यहां पर रूल किसका था, यहां पर शासन किसका था? ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको मुगल पढ़ाता हूं, जब मैं आपको मुगल काल पढ़ाता हूं, तब मैं मुगल काल को दो भागों में बांटता हूं। एक तो आपका पूर्ववर्ती मुगल है, एक तो आपका पूर्ववर्ती मुगल है, और एक आपका परवर्ती मुगल है। एक आपका पूर्ववर्ती है और एक आपका परवर्ती है, हाँ या ना। जब मैं आपका है ना, राधा जी ऑनलाइन कोर्स लिया है सर, कब से चालू होगा? राधा जी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। आज से क्लास स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन एप्लीकेशन पर, है ना, स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ एडमिशन लेने के कारण थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू आया है। तो वो जो है आपका मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और एक प्रॉपर शेड्यूलिंग हो जाएगा। आपके पास पर्सनल मैसेज जाएगा कि आपकी क्लास का टाइम ये है, आपके पास कॉल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और फिर हम जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से भी बता देंगे। मंडे को आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी क्लास सुबह सुबह मिल जाएगी कि आपकी क्लास कितने बजे से है। ठीक है। हिस्ट्री वाली, इकोनॉमी वाली, हिंदी वाली, जितने भी हैं। वर्ग तीन मेंस का वर्ग तीन मेंस कब होगा? ये मेरे हिसाब से अगस्त तक हो जाना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से अगस्त तक हो जाना चाहिए, जून में नोटिफिकेशन आना चाहिए और 45 से 50 दिन का उनको तैयारी का समय देना चाहिए। अगस्त तक हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। ठीक है जी। हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल। तो पूर्ववर्ती मुगल की अगर मैं बात करता हूं तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सर लास्ट में क्या हुआ था। तो 1526 में मुगल आते हैं और 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब यहां पर आपको राज करते हुए नजर आएगा। 1526 से लेकर 1857 तक आपने बहादुर शाह द्वितीय को देखा है। बहादुर शाह द्वितीय मतलब जो कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली की तरफ से क्या करता है, तो दिल्ली का या भारत का सम्राट होता है और बख्त खान उसका सेनापति नेतृत्व कर रहा होता है उस 1857 की क्रांति का दिल्ली से।
तो परवर्ती मुगल की जब मैं बात करता हूं तो इसका जब मैं टाइम देखता हूं तो ये 1707 से लेकर 1857 तक रहेगा। अब मैं केवल तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि 1707 से 1857 तक जो आपको मिलेंगे वो परवर्ती मुगल मिलेंगे, क्या इसी के बीच में ये वाली डेट आएगी? है ना, एक आपसे आइडिया लगा, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, आखिरी शासक था मुगल काल का, जी सी होगा, अरविंद ने बोला है सी होगा, बिल्कुल होगा। बस मुझे इतना बताओ 1707 से 1857 के बीच में 1739 आएगा? हाँ सर, 1739 आएगा। हाँ, रंगून भेज दिया था, हटसन एवं निकलसन था, ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है ना। तो 1739 आएगा। तो 1739 के समय कौन था? तो मोहम्मद शाह था, है ना। मोहम्मद शाह जो थे वो 1739 के टाइम पर थे। और अगर आप याद कर पा रहे हो तो मैंने आपको इनका कार्यकाल बताया है कि 1719 से लेकर 1748 तक था। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल है वो 1719 से लेकर 1748 तक का है, परवर्ती मुगल शासक है। और इसी मोहम्मद शाह को हमने क्या बोला है? तो रंगीला बादशाह बोला है। इसी मोहम्मद शाह को हमने क्या बोला है? तो रंगीला बादशाह बोला है। और इसी के समय में 1737 में, इसी के समय में 1737 में पेशवा बाजीराव ने भी आक्रमण किया था। और पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, ये सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय पेशवा बाजीराव जब आक्रमण कर रहे थे 1737 में, उस समय जो हमारे मुगल बादशाह थे, परवर्ती मुगल शासक थे, उनका नाम मोहम्मद शाह था। और 1739 के समय जब ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भी आक्रमण किया, उस समय भी हमारे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। इसके अलावा मैंने बोला है इसी के समय क्या हुआ था? सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर बोला जाता है, सैयद बंधुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया था, क्योंकि ऊपर के शासक जो जहांदर शाह और फर्रुख सियार आए थे वो सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठे थे। तो सैयद बंधुओं का अस्तित्व किसके समय में समाप्त हुआ है? तो सैयद बंधुओं का अस्तित्व जो है, सैयद बंधुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। और सैयद बंधुओं के अस्तित्व जो समाप्त होने की बात है वो आपका मोहम्मद शाह के टाइम पर सैयद बंधुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसी के समय में एक बात और निकल कर आती है, और इसी के समय में आपने देखा था कि ये शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक क्यों था? क्योंकि जो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह है ना, वो इसको ले जाता है ना। ईरानी आक्रमणकारी जो नादिर शाह होता है वो मयूर सिंहासन को ले जाता है। ऐसा बोला जाता है 70 करोड़ की लागत से बना था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन, मैं यहां पर पेन का कलर चेंज करके लिख देता हूं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला क्या था? तो अंतिम शासक था। तो अगर आपको रंगीला के बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में, नादिर शाह के बारे में इतनी बातें पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप लोग ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। एक सवाल से यहां पर लगभग 10 सवाल तो बन गए। एक सवाल सॉल्व करने से 10 सवाल तो बन गए। कितना आसान सवाल है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? तो 1739 में किया। पूछा क्या गया कि उस समय भारत के शासक कौन थे? भारत के शासक का मतलब यह है कि यहां पर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ था। अगले सवाल पर जब मैं जाता हूं तो यहां पर यही सवाल सेम फिर से आया, दोबारा से आया। ये समस्या है ईएसबी की, है ना, जो आपका ईएसबी है जिसे पूर्व में व्यापम बोलते थे, ईएसबी की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो रिपीट करता है। यहां पर भी उसने एक सवाल पूछा, दोबारा फिर से रिपीट कर लिया कि नादिर शाह द्वारा कैदी बनाकर लाए गए मुगल सम्राट कौन थे? तो कैदी बनाकर लाए गए मुगल सम्राट कौन थे? तो हम बता देंगे सर, इसका जवाब भी मोहम्मद शाह होगा, है ना। इसका जवाब भैया मुझे छोड़ दो, मयूर सिंहासन ले जाओ, 20 लाख रुपया नगद ले जाओ, 70 करोड़ की लागत से मयूर सिंहासन बना था वो भी ले जाओ। सर हिस्ट्री वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के फॉर्म कब से भरने होंगे? सर थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, है ना, दिसंबर में पेपर है, तो आपका ये सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म भरेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सवाल तो मेरा ये है आपसे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर पेपर आ जाता है, आप उसके लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सा हम पहले तैयारी करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो है हम फॉर्म भरेंगे। क्योंकि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली हमें तैयारी करना पड़ेगी और हमें एग्जाम देना पड़ेगा। अगला, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त किसके लिए विकसित किया गया था?
अगर मैं बात करूं, आपसे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बता देते हो कि सर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, तो तुम बोल देते हो कि ऋग्वेद का पुरोहित होत्रु है सर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाता हूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं भैया वैदिक काल, तो तुम बोलते हो सर ये जो वैदिक काल है ना, ये सवाल आया यहां से। आप आप देखना ये सवाल आपको मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि वैदिक काल, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बच्चों टाइप सवाल है ये। एक जैसे लिखते हो आप लोग ऋग्वैदिक काल, हाँ, और उसने ऋग्वैदिक काल का टाइम पूछा है आपसे कि भैया आप हमें ये बताइए ऋग्वैदिक काल कब से कब तक, तो हम ये तो बता सकते हैं ना कि सर 1500 बीसी से लेकर जो 1000 बीसी तक का समय था। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अगर यहाँ पर बीसी लिख रहा हूं तभी मैं उल्टे क्रम में चल रहा हूं, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, है ना। और जब मैं वैदिक काल का दूसरा वाला आया, और उस दूसरे वाले काल को उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ा भी चुका हूं कि भैया उत्तर शब्द जहां पर लगा मिले, उत्तर शब्द जहां पर भी लगा मिले, समझ जाना कि जो पास्ट वैदिक इरा है, मतलब ये बाद वाला है, ये बाद वाला है। तो इसका टाइम अगर देखा जाए तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। तुम्हारी पात्रता परीक्षा में उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आप हमें ऋग्वैदिक काल का समय बता दीजिए। वेरी गुड अनीता, है ना, ऋग्वैदिक काल का समय बता दीजिए। तो बच्चों ने, आप लोगों ने 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बताया भी है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके पुरोहित को होत्र बोला जाता है। इसमें हमें ज्यादातर क्या मिलती हैं, तो पूजा पाठ की रीतियां मिलती हैं। आखिर पूजा पाठ कैसे करते हो, या तो तुम श्लोक पढ़ते हो ओम भूर्भुवः स्वाहा, या तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो। तो मंत्र, उच्चारण, श्लोक, ये सब आपको कहां पर मिलेंगे, सूक्तियां वगैरह आपको कहां पर मिलेंगी, तो सूक्तियां वगैरह आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। तो आपसे एक सवाल ये पूछा गया कि भैया टोटल सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि टोटल सूक्तियां जो हैं वो 1028 है। और इसमें से जो पहला वाला सूक्त है ये अग्नि को समर्पित है, अग्नि के लिए विकसित किया गया था, ये अग्नि के लिए विकसित किया गया था। आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि संस्कारों की संख्या 16 है, पुरुषार्थ की संख्या 4 है ना, उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदांगों की संख्या 6 है, 4 आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम है, पंच आपके ऋण हैं, पंच आपके ऋण हैं, 5 प्रकार के ऋण हैं, है ना, पितृ ऋण हैं, अतिथि ऋण हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त जो हमने विकसित किया था ये अग्नि के लिए विकसित किया था। अगले सवाल जब मैंने देखा तब वहां पर यह लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष मराठा राजा के रूप में याद करो। जब भी हम मराठा स्टार्ट करते थे तब हमने मराठा लिखा ऐसे, हाँ सर, और यहां पर मैं इस तरीके से हेडिंग डालता हूं मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य मैंने लिखते ही आपको यहां पर 2 डेटे बताई हैं, एक तो 1627 और एक बताया है 1630। कई लोगों का मानना है कि शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, और कई लोगों का मानना है कि शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। जन्म और ताज पहनाने में अंतर होता है, जन्म से ही ताज नहीं पहन लेते, ताज जब पहनेंगे जब इनका राज्याभिषेक होगा, है ना, ताज जब पहनेंगे जब इनका राज्याभिषेक होगा। इसका 1664 जो आंसर है वो गलत है, इसका सही आंसर होगा 1674, है ना, इसका सही आंसर होगा 1674। शिवाजी महाराज को किस वर्ष मराठा ताज पहनाया गया था, तो मराठा ताज पहनाने का मतलब ये है कि इनको छत्रपति कब घोषित किया गया, इन्हें छत्रपति कब घोषित किया गया, इन्हें छत्रपति कब घोषित किया गया, ये सवाल है ना, छत्रपति कब घोषित किया गया। मैं बोलूंगा छत्रपति जब घोषित करेंगे जब इनका क्या हो जाएगा, राज्य अभिषेक हो जाएगा। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इनका राज्याभिषेक जून में होता है, 1674 में होता है, और काशी और रायगढ़ में होता है। और काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, और संस्कृत विद्वान थे, उनके द्वारा किया जाता है।
और काशी मतलब बनारस की बात कर रहा हूं, तो काशी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, काशी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था और इसी डेट को क्या बोला जाता है कि इन्होंने मराठा का ताज पहना है। हाँ, ये PYQ है ताकि तुम्हें ये पता चले, है ना। हाँ, देखो दो चीजें हैं, एक तो मिलेंगे रामदास और एक मिलेंगे आपको बिटिया कोंडदेव, है ना। आपने पूछा कोंडदेव कौन है, तो कोंडदेव की अगर मैं बात करूं तो कोंडदेव बस मत बोला करो, दादा कोंडदेव बोला करो। और ये शिवाजी के अंगरक्षक हुआ करते थे, ये शिवाजी के अंगरक्षक हुआ करते थे। बाकी अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करी जाए तो रामदास आध्यात्मिक गुरु थे और रामदास ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम दास बोध हुआ करता था। कभी भविष्य में अगर सवाल पूछ ले दास बोध किसकी रचना है, तो रामदास की रचना है और ये आध्यात्मिक गुरु थे। और दादा कोंडदेव कौन थे, तो अंगरक्षक थे। जैसा कि आपने पूछा कि दादा कोंडदेव कौन थे, तो मैंने आपको बताया कि दादा कोंडदेव जो है वो अंगरक्षक हैं। जब मैं आगे बढ़ा, मैंने यहां पर बताया आपको शिवाजी के जन्म के बारे में, है ना, मैंने आपको यहां पर शिवाजी के जन्म के बारे में बताया। आप लोगों से केवल ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए कि मराठा राज्य का ताज इन्होंने 1674 में पहना है। जबकि व्यापम ने जब जवाब दिया, है ना, रितिका जी का कहना है सर आपकी क्लास में मेरा आज फर्स्ट डे है। जी रितिका जी, और भी क्लासेस डली हुई हैं मेरी, आप उनको देख सकते हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना, तांडव परिवार में। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। शिवाजी जो है ना, वो छत्रपति 1674 में बनते हैं। उसी को हमने बोला है मराठा राजा के रूप में उन्होंने ताज पहना है जब उनका राज्याभिषेक हो जाता है जून 1674 में। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि हाँ सर, हमें यहां तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगला सवाल जब मैंने देखा तो निम्नलिखित में से चार जो हैं विकल्प एक से हैं, एक विषम है। अब विषम आप चुनो, क्या चुन सकते हो, है ना। विषम आप चुनिएगा, क्या चुन सकते हो। एक तो लिखा है निक्का, एक लिखा है कारसापण, एक लिखा है हरियाणा और एक लिखा है पन, है ना, एक लिखा है पन। तो इसका आपने जवाब दिया है, अरुणा ने बोला है इसका सी होगा। वेरी गुड, है ना। सी क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं निक्का की, अगर मैं बात करता हूं क्रसापन्ना की, कृषापन्ना, और अगर मैं बात करता हूं पन की, तो ये तीनों की तीनों क्या है, मुद्राएं हैं, है ना। ये तीनों की तीनों क्या है, मुद्राएं हैं। और जबकि हरियाणा एक स्टेट का नाम है, हरियाणा एक राज्य का नाम है, देखकर बता सकते हो, सूंघ कर जवाब दे सकते हो इसका। अगला, गुड इवनिंग फरहीन खान जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक रानी ने जम्मू और कश्मीर से शासन किया था। अकबर के टाइम की थी, रानी दिद्दा इनका नाम था। ये आप लोग पढ़ते भी हो रानी दिद्दा के बारे में, है ना। हाँ, तीन मुद्राएं हैं, एक राज्य है, हरियाणा राज्य था, उसको हमने अलग से लिख दिया है। रानी दिद्दा जम्मू कश्मीर की हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, अकबर के टाइम की हैं। ये सवाल आए हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे, बन रहे ना, है ना। अगला, अगर मैं बात करूं राजा कृष्णदेव के बारे में, है ना, चलो अब मैं बात करता हूं किस पर, विजयनगर पर। तुमसे स्पष्ट बोला था विजयनगर पढ़ के जाना, सवाल आएंगे और एग्जाम में सवाल आए भी हैं। अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करता हूं तो दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिंदू राजवंश था। तो ये क्या है, दक्षिण भारत का प्रमुख हिंदू राजवंश है ना, प्रमुख हिंदू राजवंश है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था इस्लाम स्वीकार कर लो, वो विवाद हो गया था, तो दक्षिण की तरफ चले गए थे। दक्षिण भारत का प्रमुख जो है वो हिंदू राजवंश है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का प्रमुख हिंदू राजवंश है। 1300 कब की बात है, तो 1336 की बात है, 1336 ईस्वी में, ठीक है। एमबीटी के शासनकाल में, अब इस एमबीटी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसमें कुछ नए लोग होंगे, तो एमबीटी का मतलब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लिख भी देता हूं, असफलताओं का राजकुमार बोला जाता है, मनियारों का राजकुमार बोला जाता है। आज ये समझ लीजिएगा कि पेपर में सवाल किस तरीके के आए थे, आएंगे वो अलग बात है, आए थे वो अलग बात है। समझ पा रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ सर, बस तुम अच्छे से पढ़ो। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना, एक साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की शासनकाल में क्या होता है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है।
विजयनगर साम्राज्य की क्या होती है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसकी राजधानी जो थी विजयनगर साम्राज्य की, अगर आपको राजधानी पूछा जाए तो आप बता देंगे कि सर विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था हम्पी। और हम्पी के खंडर कहाँ पर मिलते हैं? हम्पी कर्नाटक में मिलता है। कई बार एक सवाल भी पूछा गया था कि हम्पी किस नदी के तट पर है, तो हम जवाब देंगे कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा विजयनगर का अगर शाब्दिक अर्थ कभी भविष्य में पूछा जाए तो आप बता देना। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। ये क्या था? जीत का शहर था, जिसको दो भाइयों ने जीता था। एक का नाम हरिहर था और एक का नाम बुक्का था। तो अगर कभी आपसे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछे जाएं तो आप बता देना कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। उनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। अकबर, माफ करिएगा, बाबर। बाबर जो है, बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि मुझे पूरे जो हमने उत्तर भारत में राज किया उसमें मुझे केवल एक ही व्यक्ति मिला। सर आपको इतना कैसे ज्यादा याद कैसे रहता है? अच्छा, पहली क्लास है ना आपकी? हाँ, अभी आप जुड़े रहो, ठीक है। याद नहीं है, मैं तो देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो सामने दिख जाता है वही पढ़ा देता हूँ, जितना याद आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि जब बाबरनामा में बाबर ने तारीफ करी तो केवल एक ही राजा उन्हें दिखा और उसकी नाम था कृष्णदेव राय। अगर कभी भविष्य में पूछा जाए कि बाबर ने बाबरनामा में किस शासक की तारीफ करी है तो आपको बताना है कि बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय की तारीफ करी है। और इनका संबंध, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब देना। आप लोग बहुत कुछ पढ़ के आए हो कि ये जो कृष्णदेव राय है, हमने विजयनगर साम्राज्य में, मैं यहाँ पर और लाइनें खींच लेता हूं, हमने विजयनगर साम्राज्य में 4 तरीके के राजवंश पढ़े थे। एक हमने संगम पढ़ा था, हाँ। एक हमने सुलभ पढ़ा था, हाँ। और संगम, सुलभ और इसके बाद हमने तुलभ पढ़ा था, हाँ। और एक हमने आरवीडू पढ़ा था। ये 4 टाइप के आपको मैंने राजवंश पढ़ाए हुए हैं। आप मुझे ये जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो विजयनगर साम्राज्य में आपके कृष्णदेव राय मिले हैं, ये कृष्णदेव राय जो हैं वो किसके हैं? संगम के हैं, सुलभ के हैं, तुलभ के हैं या आरबीडू के हैं? मैं आपसे केवल यही पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, अभी आप सर जी के फैन हो जाओगे, प्लीज रोज क्लास तो लो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ संगम के कैसे हो जाएंगे? संगम के हैं, सुलभ के हैं। मैं केवल कृष्णदेव राय की बात कर रहा हूँ, मैं कृष्णदेव राय की बात कर रहा हूँ। मैं कृष्णदेव राय की बात कर रहा हूँ कि कृष्णदेव राय का संबंध है ना। हमें भी इतिहास से पात्रता परीक्षा पास करनी है। जी देवेंद्र जी, क्लासेस देखिएगा रेगुलर बेसिस पर, है ना। हाँ, तुलुभ के हैं कई लोग, संगम के, कई लोग सुलभ के, कई लोग तुलुभ के। पहले डिसाइड कर लो क्या है उसका जवाब, फिर उसके बाद मुझे बता देना, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आ, तो, अच्छा, तुलुभ वंश के, तुलुभ ही लग रहा है, हाँ ठीक है, तुलुभ ही ठीक है ना। तो ये तुलुभ वंश के शासक हैं। अगर कभी पूछा जाए कि ये किस वंश के शासक हैं तो ये तुलुभ वंश के शासक हैं। ये तुलुभ वंश के शासक हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो इनका जो जन्म होता है वो मेरे हिसाब से 1471 में होता है, ठीक है। और इनको गद्दी जो मिलती है वो 1509 में मिलती है। और ये गद्दी से अपदस्थ कब हो जाते हैं? तो गद्दी जब इनका शासनकाल, ये अपदस्थ हो जाते हैं 1529 में, है ना। और इनको 1529 में ही इनकी क्या हो जाती है? तो 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। तो 1509 से लेकर 1529 तक इनका कार्यकाल था। इनका जन्म 1471 को होता है, 17 जनवरी के दिन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कोई डाउट है सर? पढ़ाने के साथ साथ माइंड भी फ्रेश करते हैं, अच्छा। नहीं नहीं, कॉमेडी तो मैं करता ही नहीं हूँ, पढ़ाता ही हूँ जहां तक मुझे पता है।
सीखना है कॉमेडी करना। आगे बढ़ें। भूगोल से सर जी आदित्य सर पढ़ाएंगे क्या प्लीज? वर्ग एक का भूगोल? नहीं नहीं, आदित्य सर नहीं पढ़ाएंगे। कालो, हाँ निकोलो कॉन्टी आए थे, 2 लोग आए थे ना। चलो इतनी जानकारी इसमें बहुत है ना। अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 2 पद मिले, एक तो मुकद्दम मिला है और एक चौधरी मिला है। इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? मुकद्दम और चौधरी। सर जी, सर आपसे वर्ग एक हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं क्या? घर पे आ सकते हैं क्या सर नोट्स? नहीं मैम, नोट्स ऐसे वर्ग एक के नोट्स नहीं, हम तो केवल एप्लीकेशन पर क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके नोट्स जो है वो एप्लीकेशन पर डेली बेसिस पर अपलोड होंगे, है ना। हाँ, क्योंकि नोट्स के नाम पर सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वो अपन को करना नहीं है। किताबें पढ़ना आसान नहीं है। गांव का सरपंच, वेरी गुड, है ना। गांव का सरपंच कितना आसान हो गया ये। गांव का सरपंच, वेरी गुड। गांव का सरपंच या मुखिया के लिए मुकद्दम या चौधरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब ये सवाल आए हैं, बताओ, है ना। अब तुम सोच रहे होगे कि सर अगर हम मान लो पेपर दे रहे होते उस समय 9 फरवरी 2019 को, तो हमारा क्या हो गया होता? वर्ग एक क्लियर हो गया होता। अभी 8 सवालों में कोई सा सवाल तुम्हें कठिन नहीं मिला। अगला, मालदीव पर विजय करने वाला, है ना, मालदीव पर, उत्तरी श्रीलंका पर। अच्छा, ये तो सर आपने हमें बताया था कि ये चोल शासक है। अब राजराज चोल है, परांतक चोल है, राजेंद्र चोल है, कौन सा है? मुझे जवाब दीजिएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो वहां पर है कि उनमें फर्स्ट सेकंड भी लगता है। मालदीव भी मिलेगा, उत्तरी श्रीलंका वाला हिस्सा भी मिलेगा, और इसके अलावा आपने देखा भी है कि ये भाई साहब लक्षद्वीप तक क्या करते हैं, तो लक्षद्वीप तक, है ना। तो जवाब तो मिल ही गया है सब लोगों ने, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के पिताजी के जब नाम दो, राजेंद्र चोल के पिताजी का नाम ना। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा कौन से थे? उसने तो संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उत्तरी श्रीलंका को, अगर संपूर्ण श्रीलंका की बात करें तो वो राजेंद्र चोल जाएगा। यहाँ पर तो मालदीव पर बात करिए ना, यही तो कंफ्यूजन होता है, यही तो तुम गलत कर देते हो, है ना। अगर मैं बात करूं पर, जैसे मैं बात करूं चोल की, है ना, तो चोलों में तुमने देखा है कि चोल जो थे इसका संस्थापक कौन था? विजयालय था, है ना। और इसका जो संस्थापक है चोलों का वो विजयालय है। ठीक है। और अगर मैं चोलों की राजधानी की बात करता हूं तो चोलों की राजधानी तंजावुर रही है। तंजावुर मतलब तंजौर हम बोल सकते हैं, तमिलनाडु में पड़ेगा ये आपका, है ना। ये हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हैरारकी बनाऊं तो जब मैंने आपको पारांतक द्वितीय पढ़ाया, और पारांतक द्वितीय का मैंने ये बोला कि पारांतक द्वितीय का बेटा था राज प्रथम, या इसे राज राजा प्रथम भी बोलते हैं, और राज प्रथम का बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। अगर मैं बोलूं उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किसने किया, तो तुम बोलोगे राज फर्स्ट ने, और अगर मैंने बोला संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किसने किया, तो तुम बोलोगे राजेंद्र प्रथम ने, है ना। तब तुम बोलोगे राजेंद्र प्रथम ने। अंतर है, उत्तरी श्रीलंका बाप ने और संपूर्ण श्रीलंका बेटा ने। बेटा कौन है? राजेंद्र प्रथम, है ना। उत्तरी श्रीलंका के अलावा ये भाई सब लक्षद्वीप पर भी राज कर चुके हैं, और ये भाई सब मालदीव पर भी राज कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवालों को गलत नहीं करना है। राज चोल या राजा राज चोल जो है इनका नाम हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल गलत नहीं करना है। संपूर्ण श्रीलंका की जब बात आती है तब नाम राजेंद्र प्रथम का आता है। अगला, कर्ण वंश का संस्थापक बता दो, है ना। अब बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? सर आपने हमें मौर्योत्तर काल पढ़ाया है ना। सर आपने हमें मौर्योत्तर काल पढ़ाया है, और मौर्योत्तर काल में सर आप इस तरीके से हमें बताते हो कि दोनों साथ साथ चलता है। एक तरफ तो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, और सर जो है दूसरी तरफ जो है वो आपका देशज राजवंश आते हैं।
और आपने मौर्यों का पतन जो है, मौर्यों का जो पतन करवाया था वो आपने शुंगों से करवाया था, और शुंगों को आपने ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक जो है वो किसको बोला है, तो वो आपने पुष्यमित्र शुंग को बोला है। तो देशज राजवंश में आपको शुंग वंश मिला था, हाँ। और इसके अलावा आपको कर्ण वंश मिला था, हाँ। और इसके अलावा आपको सातवाहन वंश मिला था, हाँ। आपको विष्णु कुंडिल वंश मिला था, हाँ। आपको आभीर वंश मिला था, हाँ। आपको वाकाटक वंश मिला था, हाँ। ये सारे वंश आपको मिले थे। वाकाटक वंश मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। आभीर वंश आपको यहीं पर मिलता है। विष्णु कुंडिल वंश आपको यहीं पर मिलता है। देशज राजवंश में मौर्योत्तर टाइम का है ये। कभी मान लो वंशावली को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए आ जाए तो फिर क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए आ जाएगा तो क्या करोगे। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि शुंग शासक थे, है ना। और शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक कौन है, देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन करेगा, वासुदेव। और वासुदेव जब इसकी हत्या करेगा, ये देवभूति कौन है, तो अंतिम शुंग शासक है। ये अंतिम शुंग शासक है। तो अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी है, और एक नवीन वंश की स्थापना करी है जिसका नाम है, और सुशर्मा मिलेगा। और सुशर्मा कौन है, तो सुशर्मा जो है, सुशर्मा जो है ये कण्व वंश के अंतिम शासक हैं। ये कण्व वंश के अंतिम शासक हैं। और कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को कौन मारेगा, तो इसकी हत्या करने के लिए कौन आया है, सिमुक आया है। और सिमुक ने क्या करा है, तो सातवाहन वंश की स्थापना करी है। ये तो पूरी कहानी याद है, तो बस सीधा सिंपल सा लगा दो कि जो वासुदेव है ना, जो वासुदेव हैं वो आपके कर्ण वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, किसने वज्जी, है ना, वज्जी के महाजनपद को हराया है, वज्जी महाजनपद को हराया है और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये बात किसकी हो रही है, वैशाली को मगध में मिलाना तो चाहता था बिंबिसार, लेकिन उसका बेटा आजाद शत्रु, जिसका नाम कुड़िक भी है, इसे कुड़िक उपनाम से जाना जाता है, हाँ, इसे कुड़िक उपनाम से जाना जाता है। इसके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी थे बिंबिसार, इनके पिताजी थे बिंबिसार। इनका मैंने आपको एक मंत्री भी बताया था, इनके मंत्री का नाम है वत्सराज, इनके मंत्री का नाम है वत्सराज। और इन्हीं ने क्या किया था, तो इन्हीं ने वैशाली को मगध के अधीन किया था, वैशाली को मगध के अधीन किया था, है ना, मगध के अधीन किया था, मतलब अपने बाप का सपना पूरा किया था। और इन्हीं के शासन काल में राजगृह में, है ना, राजगृह में क्या होती है, तो पहली बौद्ध संगीति होती है ना, फर्स्ट बौद्ध संगीति होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो महाकश्यप अध्यक्ष करता है, महाकश्यप जो है वो अध्यक्षता करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो किसके संदर्भ में हो जाएंगी, आजाद शत्रु के संबंध में हो जाएंगी। एक बार थम्स अप करके बोलिए कि सर ये सवाल तो बन रहे हैं, क्या ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, इससे मिलते जुलते आएंगे, परेशान मत होना। अगला जैसे ये सवाल है, ये अब आपकी रडार से बाहर है। उत्तरकालीन वैदिक काल में निम्न में से एक कर जिसे वसूला जाता था, इनका पता है, इनके साथ समस्या है, ईएसबी के साथ समस्या है ना। अब इन्हें यहाँ पर इनने ये जो लिखा है इसमें कर का नाम नहीं है ना। इनमें कर, देखो क्या पूछ रहा है, टैक्स पूछ रहा है कि कर बताओ जिसको वसूला जाता, अरे यार, है ना। जबकि जब मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तब मुझे सही मिलेगा। उसने बोला है कलेक्टेड टैक्सेस, मतलब टैक्स को कलेक्ट करने वाला कौन है। और हिंदी पढ़ोगे तो लिखा क्या है, निम्न में से एक कर जिसे वसूला जाता था। और इंग्लिश पढ़ोगे तो लिखा है कलेक्टेड टैक्स। कलेक्टेड टैक्स का मतलब टैक्स को कलेक्ट करने वाला कौन है, लेटर वैदिक पीरियड में। तो जब मैं कर की बात करता हूं तो कर तो मुझे केवल एक ही प्रकार का मिला है, बलि, है ना, बलि नामक कर था, बलि नामक कर था। और अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो देखो वैदिक काल में, अगर मैं दो टाइप से, जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो ऋग वैदिक काल में, ध्यान से सुनिएगा, ऋग वैदिक काल में कर व्यवस्था प्रारंभ तो हो गई है ना, कर व्यवस्था का प्रारंभ तो हो गया है, कर व्यवस्था का प्रारंभ तो हो गया है। लेकिन अगर मैं देखूं कि जो ये कर व्यवस्था है इसका सुदृढ़ रूप हमें कहां देखने को मिलेगा, मतलब मजबूती हमें कहां पर देखने को मिलेगी, तो कर व्यवस्था हमें सुदृढ़
कर व्यवस्था हमें व्यवस्थित कहां पर मिलेगी, तो कर व्यवस्था हमें सुदृढ़ और व्यवस्थित अगर चाहिए है, अगर हमें सुदृढ़ चाहिए है और अगर हमें व्यवस्थित चाहिए है, तो हमें लेटर वैदिक पीरियड में जाना पड़ेगा, हमें लेटर वैदिक पीरियड में जाना पड़ेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो कर व्यवस्था थी वो सुदृढ़ भी हो गई थी और व्यवस्थित भी हो गई थी, और वहां पर हमें एक अधिकारी भी मिला था जिसका नाम था बागादुधा। और ये क्या करता था, तो कर संग्रह करता था, ये है ना, ये क्या करता था, तो रेवेन्यू जो टैक्स होते थे, राजस्व कर संग्रहकर्ता को, राजस्व कर संग्रहकर्ता को भागादुधा कहा जाता था। तो ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, है ना, ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। ये एक नया सवाल था, जब मैं तुम्हें वैदिक काल पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं करों के प्रकार बताऊंगा, तब ये चीजें तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो भागादुधा, तो भागादुधा क्या है, तो राजस्व कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति है। बलि नामक कर हुआ करता था। कर व्यवस्था का प्रारंभ वैसे तो ऋग्वैदिक काल में हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया था, उसको और अधिक सुदृढ़ बनाया गया था। सल्तनत में उच्चतम न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, बताइए। सल्तनत मतलब, जब भी सल्तनत हो तब तुम्हें सीधा लिखना है यहाँ पर कि बात जो हो रही है वो 1206 से लेकर 1526 की हो रही है। यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों की बात करने वाला है, यहाँ पर गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी की बात करने वाला है। और ये हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया है कि काजी उल कुज्जात जो हुआ करते थे वो धार्मिक मामले के प्रमुख हुआ करते थे, है ना। अगला, अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन मनुष्य, है ना, कुलीन मनुष्य उसके शासक के रूप में कार्य करता रहा। तुम्हें मैं बताता हूं, जब भी पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ाता हूं तब मैं आपको बताता हूं कि 1956 का समय था। अकबर के जो अंगरक्षक थे, अकबर के जो दादा थे, मतलब क्या, दादा नहीं बोलूंगा, वो उनको बोलते थे, है ना, तो उनका नाम बैरम खान था, कराकुइल तुर्क जाति का था, है ना, पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो जो बैरम खान है ना, बैरम खान जो ये कुलीन व्यक्ति है, ये अकबर के रूप में, मतलब ऐसा बोला जाता था कि अकबर की जगह कौन शासन कर रहा है, बैरम खान। तभी तो अकबर को शक हो गया था, उसने बोला कि चंदेरी की सूबेदारी ले लो, है ना। सर बैच परचेस नहीं हो रहा है, इस नंबर पर बात कर लीजिए, 9589812077। इस नंबर पर बात कर लीजिए। कौन सा विषय है आपका पिंकी जी, कोड मांग रहा है, कौन सा कोड मांग रहा है, कोड डालनी नहीं है कोई सा भी, डायरेक्ट देखोगे सीधा सीधा दिख जाएगा, है ना। कौन सा विषय है आपका, चलो ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बैरम खान ने उसको चंदेरी की सूबेदारी के लिए बोला था। गुड इवनिंग उपेंद्र जी, है ना। तो चंदेरी की सूबेदारी ले लो, मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, है ना, और या फिर आप जो है गुप्तचर विभाग के प्रमुख बन जाओ, है ना। तांडव क्लासेस डाउनलोड करके के बाद डायरेक्ट आता है, उसमें परचेज करिए, तुरंत हो जाएगा। हाँ, उसमें आप जाओगे, टीचिंग एग्जाम वाले में जाना है आपको, तांडव के एप्लीकेशन पर जाके टीचिंग एग्जाम वाले पर जाइएगा, तो उसमें वर्ग एक मेरी फोटो भी दिखेगी आपको। इतिहास वाला ही परचेज करना, मतलब जो भी आप करने वाले हो तो उसमें आपकी फोटो लगी होंगी, फैकल्टी को उनको पहचान लेना, है ना। हाँ, मक्का की तीर्थ यात्रा में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर, है ना, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जो है मुबारक खान नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी, जिनका नाम है बैरम खान, है ना। तो बैरम खान के संबंध में मैं आपको इतनी बातें तो बताता ही हूँ, है ना। बैरम खान के बारे में मैं आपको इतनी बातें तो बताता ही हूँ कि एक तो बैरम खान है, इनकी पत्नी है जिनका नाम है सलीमा बेगम, और दोनों तरफ तीर लगाए हैं तो समझ गए होगे तुम, है ना। दोनों तरफ तीर लगाए हैं तो तुम समझ गए होगे, सलीमा बेगम है, बैरम खान है। इनकी एक संतान थी जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये जहांगीर को पढ़ाता था, गणित पढ़ाता था, है ना, गणित का शिक्षक था, अकबर के नौ रत्नों में भी था, है ना। खान ए खाना या खाना खाना मत लिख लेना तुम, ये इनका पुत्र है, ठीक है। और इसी ने क्या किया है, तो इसी ने बाबरनामा, इसी ने क्या किया है, तो बाबरनामा का कि अकबरनामा का, तो हम बोलेंगे सर, सर प्रणाम, आशीर्वाद दें, मैं परचेज, हाँ भैया आशीर्वाद है, मैं आपका छात्र बना हूँ। बिल्कुल हर्ष जी, है ना, स्वागत है आपका तांडव क्लासेस पर, है ना। अभी 1799 पर मिलेगा ना हिस्ट्री का, हाँ बिल्कुल 1799 मिलेगा, आज रात 12 बजे तक, है ना उपेंद्र जी, आज रात
12 बजे तक। तो बैरम खान है, सलीमा बेगम है, ये दोनों पति पत्नी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना था, और अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया है, तो अकबरनामा का फारसी में ट्रांसलेशन किया है। अकबरनामा का फारसी में, बाबरनामा का फारसी में, है ना। मैं यही जानना चाहता था कि तुम कितनी जल्दी कंफ्यूज होते हो, है ना। आईने अकबरी है, अकबरनामा है, वो तो अबुल फजल है, बस बात खत्म, है ना। बाबरनामा जो तुझो के बाबरी थी, बाबरनामा था, उसका फारसी में अनुवादन जो है अब्दुल रहीम खाना करता है। अगर मैं बैरम खान के बारे में बात करता हूं तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, करा कोयल तुर्क जाति का है, करा कोयल तुर्क जाति का है। और अकबर ने जब प्रस्ताव रखे थे, अकबर को लगने लगा कि ये गद्दी हमसे छीन लेगा, तो अकबर ने इनको प्रस्ताव रखे थे, तो ये मक्का की तीर्थ यात्रा पर, है ना, मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे, मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। और गुजरात का पाटन नामक स्थान था। कमेंट करके बताइएगा कब हुई थी हत्या। गुजरात का पाटन नामक स्थान था। गुजरात का, कितने इंटेलिजेंट हैं ये देखने को मिल जाएगा। गुजरात का पाटन नामक स्थान था। और हत्या करने वाला कौन है, तो मुबारक खान नामक पठान था। तो मुबारक खान ने करी है, गुजरात के पाटन में हुई है ना। और जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे मक्का की, है ना। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक। तो ये बैरम खान के संबंध में मैंने आपको इतनी बातें बता भी दी, नोट भी कर दी। अगला यहाँ पर बोला गया है राजा बनने के बाद, ठीक है, अशोक सबसे पहले राजा कब बनता है, मुद्दा तो ये है। जैसे मैं अगर देखता हूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, शादी हुई थी दोधरा से, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ जाते हैं बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के दो बेटे थे, सुसीम और अशोक। बात यहाँ पर अशोक की चल रही है तो अशोक की ही कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया है बिंदुसार 298 में गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो अकबर जो गद्दी पर बैठते हैं वो 272 में बैठते हैं। और 269 बीसी में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, है ना। 269 में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है। 259, अकबर ने उन्हें तीर्थ यात्रा जाने के लिए कहा था, वहीं पुष्कर हत्या किया, 1564, नहीं नहीं नहीं, 60, 86 सबके अलग अलग, है ना, सबके अलग अलग। 60 कोई बता रहा है, कोई 61 बता रहा है। वो तो हरम दल से मुक्ति है ना उसकी, उसकी हरम दल से मुक्ति है। हरम दल से मुक्ति उसको 61 में मिलती है ना, 60-61 में हरम दल से मुक्ति मिलती है। जो पर्दा शासन था, जो पेटीकोट शासन था, उससे उसको मुक्ति मिलती है ना। और यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि अशोक की एकमात्र क्या जीत का उल्लेख उसके किस अध्यादेश में मिलता है, बताओ। ये पढ़ भी चुके हो, बहुत आसान भी है, 61 ही होगा। वेरी गुड, है ना गीतांजलि, वेरी गुड, है ना, 15 का सी, यस। अब देखो कई बार ये है वास्तव में मैं बताऊं, है ना। ये अब मैंने क्या लिखवाया है तुम्हें, मैंने ऐसा लिखवाया है 13वें शिलालेख में, है ना। हमने ये लिखा है 13वें शिलालेख में, हमने ये लिखा है कि 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, इसका कलिंग अभियान मिलता है। 13वें शिलालेख में इसका क्या मिलता है, कलिंग अभियान मिलता है, जो कि इसके राज्याभिषेक का, ये इसके राज्याभिषेक की डेट है ना। ये इसके राज्याभिषेक की डेट है। राज्याभिषेक के कौनसेवें वर्ष, तो मैं हमेशा बताता हूँ राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 261 बीसी की मास्टर बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर कलिंग अभियान था, कलिंग 13वें शिलालेख में हमें पता चलता है। और इसमें उसने क्या कहा, तो इसने बताया, उसने बकायदा, है ना, कि भैया उपगुप्त ने बोला है खून की नदियां बह रही थी, है ना, 60 से 64 के समय पे पेटीकोट शासन, 56 से 60 के समय, है ना। हाँ, खून की नदियां बह रही थीं, और मांस का कीचड़ था, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसका, है ना। यहाँ पर कलिंग अभियान है, कलिंग युद्ध कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, यहीं से अशोक ने धम्म की नीति का अनुसरण किया था। यहीं से अशोक ने धम्म की नीति का अनुसरण किया था। यहीं से अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना को देखने को, हृदय परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब अशोक क्या नहीं उठा रहा है, अब अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया है। अस्त्र शस्त्र ना उठाना,
अब वो बोल रहा है हिंसा वो नहीं करेगा, अब वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएगा। अगर बौद्ध के अगर हम अशोक के धम्म की बात करें तो अशोक का धम्म कुछ नहीं है, ये एक नैतिक विचारों का संग्रह है ना। विभिन्न धर्मों की नैतिक विचारों का संग्रह जो था, इसी को उसने क्या बोला है, धर्म बोला है। कई लोगों ने बोला कि इसका जो झुकाव है वो बौद्ध की ओर है, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका 13। अब देखो, हमने लिखा था शिलालेख 13वां और इसने लिखा है रॉक अध्यादेश। समझ पा रहे मेरी बात, मतलब मेरी बात समझ पा रहे, मतलब कैसे कंफ्यूज करता है। तो मैं 13वां शिलालेख है आपके, क्वेश्चन की भाषा देखो, तुम बोलते फिर भाषा कठिन है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग को पेशेंस रख के। गायत्री मंत्र है ना, ऋग्वेद के कौन से मंडल में हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सावित्र को समर्पित है, सावित्र को समर्पित है। सावित्र मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये सूर्य को समर्पित है। तो अगर समर्पण के संबंध में सवाल पूछा जाए तो ये बताना है। और अगर गायत्री मंत्र का रचनाकार पूछा जाए तो इसके जो रचनाकार थे उनका नाम विश्वामित्र है। उनका नाम क्या था, विश्वामित्र नाम है उनका। और इसी प्रकार मैं आपको हमेशा 7वें मंडल के संबंध में बताता हूं, और मैं आपको 9वें मंडल के संबंध में भी बताता हूं, और मैं आपको 10वें मंडल के संबंध में भी बताता हूं। मैं 10 के 10 मंडल तो आपको प्रेफर नहीं करता अभी तक, लेकिन अब मैं करूंगा। 7वें मंडल में अगर मैं देखता हूं तो 10 राज युद्ध के बारे में मिलता है ना, 10 राज युद्ध के बारे में मिलता है, 10 राज युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। और ये जो 10 राज युद्ध है ये जो है आपका पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब कोई सवाल पूछेगा सर पारुष्णी नाम की तो कोई नदी ही नहीं है, तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक कालीन नाम था उसे हम पारुष्णी बोलते हैं। मैं आपकी तरफ देखूंगा, है ना। 9वें मंडल पर अगर मैं बात करता हूं तो ये सोम देवता को समर्पित है, ये सोम देवता को समर्पित है, ये सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल पर मैं अगर बात करता हूं तो इसमें हमें पुरुष सूक्त के बारे में पता चलता है, इसमें हमें पुरुष सूक्त के बारे में पता चलता है, पुरुष सूक्त के बारे में। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, है ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब एकदम जब सीक्वेंस से एकदम चीजें चलेंगी ना, एक एक चीजें, तो आप बोलोगे नहीं यार बड़ा मजा आ रहा है, बहुत शानदार चीज है इतिहास अपने आप में। तो ये किसको समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो ये सूर्य या सावित्र। तो इसमें आप बोलोगे सावित्र, आ सोलर डाइटी सावित्र, है ना, एक सूर्य देवता। सूर्य ना लिख के उसमें क्या लिखो, सौर्य देवता लिखो। सूर्य जहां पर मैंने लिखा है ना सूर्य देवता लिखो, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट उसने सन बोला है, देखो कंफ्यूज करने के लिए सन बोला है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अगला, तो यहाँ पर अशोक ने अपने दूतों को धम्म की नीतियों का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था। तुम्हें पता है कि इसने अपनी जो नीतियां हैं, धम्म की नीतियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में 4 चीजें हैं। दक्षिण अफ्रीका है, मध्य एशिया है, रूस है, सीरिया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मत है, आपका क्या मत है। और इसका पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, है ना, तांडव क्लासेस का जो पब्लिक टेलीग्राम है उसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सीरिया, मनीषा परमार जी बी नहीं होगा, है ना, दौलत राम मोगिया जी बी नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सीरिया, है ना, सीरिया तरफ भेजा था इसने। अगला, धम्म की नीतियों के लिए बिंबिसार। अब ये बिंबिसार आया जिनके अधीन मगध 6ठी सदी ईसा पूर्व एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। उनका संबंध किस वंश से था, किस वंश से था, तो बिंबिसार का संबंध अगर मैं देखता हूं तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के पहले जो था हमने देखा है जरासंध था। जरासंध के पहले भी हमने देखा था कि वहां पर जरासंध ने ग्रीव्रज बनाया था, ग्रीव्रज का नाम राजगृह कर दिया था। मगध राज्यों का उत्कर्ष में मगध शक्तिशाली क्यों, हमने ये सब भी पढ़ रखा है, और जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगली बात आती है, ये सवाल तुमसे नहीं बनेगा, है ना, तुक्का ही मार पाओगे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकारों को इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था।
हुआ ये था कि भैया आपने देखा है, मैंने पढ़ाया भी है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात क्या करना था, तो हमें एक इस्लाम के लिए उत्तराधिकारी बनाना था जिसका नाम हमने रखा खलीफा। लेकिन इस्लामिक समुदाय में हमने एक व्यक्ति को चुना, एक अधिकार दिए, एक समुदाय को अधिकार दिए जिसका नाम था उम्मा। और उम्मा ने क्या किया है, तो उम्मा ने ही खलीफा की नियुक्ति की है। उम्मा ने खलीफा की नियुक्ति की है। अब ध्यान से सुनिएगा, उम्मा ने खलीफा की नियुक्ति की है। उम्मा है क्या, तो उम्मा नाम का एक समुदाय था, उम्मा नाम का एक इस्लामिक समुदाय था, इसने खलीफा की नियुक्ति की है। और खलीफा कौन बने हैं पहले, तो पहले खलीफा का अगर नाम पूछा जाए तो अबू बकर जो थे, अबू बकर जो थे ये पहले खलीफा थे, अबू बकर जो थे ये पहले खलीफा थे। इनका नाम आपको याद रखना है ना। अबू बकर जो थे वो पहले खलीफा थे, खलीफा की नियुक्ति उम्मा करता है, ठीक है। और यहाँ पर खलीफा क्या है, तो खलीफा से पूरा इस्लाम जो है वो पूछ के काम करेगा, है ना। पूरा इस्लाम जो है वो पूछ के काम करेगा, क्योंकि खलीफा कौन है, तो हम बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो इस्लाम का उत्तराधिकारी हुआ, जो इस्लाम का उत्तराधिकारी हुआ पैगंबर हजरत की मृत्यु के पश्चात, तो इस्लाम का जो उत्तराधिकारी हुआ उसे हमने खलीफा बोला है। और जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाता हूं तब मैं आपको एक सेंटेंस भी बोलता हूं कि दुनिया भर के मुस्लिम सुल्तानों पर नियंत्रण कौन रखता था, खलीफा रखते थे। और मुस्लिम सुल्तानों को दिल्ली की गद्दी पर जो बैठते थे उनको सुल्तान की उपाधि का जो टाइटल था ये हमें खलीफा से ही मान्यता लेना होता था। उम्मा नाम है उस समुदाय का। अगला ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि तमिल के बाद जो दक्षिण में द्रविड़ियन मूल की जो भाषा है वो आपकी कन्नड़ है, क्योंकि हिंदी लगाओगे नहीं, मराठी लगाओगे नहीं, तुलु लगाओगे नहीं, है ना। तो बचा क्या है, कन्नड़ बचा है, क्योंकि द्रविड़ मूल की तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, ये सारी भाषाएं हैं। अगला बौद्ध पाठ है विशुद्ध मग्ग, है ना। विशुद्ध मग्ग एक बौद्ध पाठ है। इसको लिखने वाला कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो अश्वघोष है ना, अश्वघोष हैं, अश्वघोष की रचना का नाम था, अश्वघोष की रचना का नाम था। आप बोलोगे कि सर माफ करना, बुद्ध घोष की रचना का नाम था, बुद्ध घोष की रचना का नाम था, बुद्ध घोष की रचना का नाम था विशुद्ध मग्ग, है ना, विशुद्ध मग्ग। तो ये पूरी पीडीएफ में आपको दे देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी दे देता हूँ। पूरा पेपर जो है 100 नंबर का, मतलब हाँ 100 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। हाँ तो वो आप देख लीजिए एक बार, कैसा क्या है आपका, कैसा पेपर आता है, कैसे आपसे बनते हैं। ये डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा।